Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing great. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल्स दोबारा से क्लोज हो गए हैं, तो अब हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए अगेन ऑनलाइन स्टडी पर फोकस करना होगा। जिस तरह हमने पहले असाइनमेंट्स किए थे, इसी तरह हम दोबारा से काम को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रह सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट homework assignment number 11 for class 9 chapter number 4 cells and tissue important topics को discuss करेंगे like microscope cellular structure और function prokaryotic and eukaryotic cells relationship between cells function and structure active and passive transport इसके अलावा और types of transport है then tissues हैं plants और animals के first of all we have to discuss about the microscope और उसकी emergence then cell theory और सेल माइक्रोस्कोप आने से पहले सेल का कोई कंसेप्ट नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हैं। ज़ेकेरियस जेनसन जो कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने इन्वेंट की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में, जो कि बिल्कुल एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों एंड्स पे लेंसेज लगे हुए थे जिनकी रेंज 3x से 9x तक थी। माइक्रोस्कोप है क्या? बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को मैग्नीफाई करके देखा जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उन छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। दो पैरामीटर्स होते हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी इमेज को बहुत ज्यादा इनलार्ज करके देखना, और रेजोल्यूशन जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी स्पेसिमेन के, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लैरिटी से देख सकें। फिर हिस्ट्री आती है कि किस तरह से सेल थ्योरी की डेवलपमेंट हुई। कुछ ग्रीक एंशियंट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था चीजों को ऑर्गेनाइज करना नेचुरल वर्ल्ड में। इनमें एरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था एनिमल्स और प्लांट्स का। उनके आइडिया से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एक फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं? अगर ऐसा है तो वो क्या चीज है? लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था तो उस पे का आंसर ना मिल सका। जैसे ही माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, बहुत से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और उन्हें ये पता चला कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक फंडामेंटल यूनिट शेयर करते हैं जिसे सेल कहा जाता है। फिर सेल थ्योरी पेश की गई कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से बायो में सेल से रिलेटेड कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये थ्योरी प्रपोज की थी दो साइंटिस्ट ने 1839 में। एक बेल्जियन बॉटनिस्ट शेल्डन थे और दूसरे थे जर्मन ज़ूलॉजिस्ट श्वान। फिर इनके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू आए। इन्होंने एक पॉइंट और मजीद ऐड कर दिया था इस सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 इज सेल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं और सेल ही इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो न्यू सेल है वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही बनता है। और जो लास्ट पॉइंट था वो था कि सेल्स जो है वो कुछ हेरिडिटी मटेरियल रखते हैं अपने अंदर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। फिर इसके बाद सेल को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया, बताया गया कि सेल है क्या, इसमें क्या क्या चीजें और मजीद मौजूद हैं इस सेल के अंदर, कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेल को बेसिक यूनिट कहा गया जो कि टिश्यूज और ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। यही टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। फिर सेल्स जो है वो दो टाइप्स के थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स थे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के साथ मौजूद थे। फिर सेल में सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल वॉल आती है। सेल वॉल एक बहुत टफ रिजिड नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी सेल की, जो उनकी आउटर कवरिंग कह सकते हैं हम। सेल वॉल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ प्लांट सेल, फंजाई और एल्गी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सेल वॉल की भी डिफरेंट मजीद लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसी होती है? ये प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सेल की,
जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये फिजिकली सेपरेट कर देती है इंटरसेलुलर स्पेस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, मींस इनसाइड द सेल को आउटसाइड द सेल के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, और ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। और साइटोप्लाज्म में मौजूद जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिन्हें वो पास आउट कर सकती है, जितना पॉसिबल है वो पास करने में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए समझाया गया, जो कि दो साइंटिस्ट थे, एल.जे. सिंगर और जे.एल. निकोलसन। उन्होंने प्रपोज किया था 1972 में। उन्होंने बताया कि जो लेयर है वो डबल लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं जो कि मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं, और कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि उस मैट्रिक्स के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, और इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है एक सेल से दूसरे सेल में। और कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सकती हैं, तमाम चीजें पास नहीं हो सकती, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ आयन से, जैसे हाइड्रोजन और सोडियम, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर मूव नहीं करने देती। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की, बीच में यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं जो ऊपर तैर रहे होते हैं, और ये कुछ पोर्स हैं जो मटेरियल को अंदर से बाहर एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में किस तरह से चीजों की मूवमेंट होती है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाते हैं कंसंट्रेशन कंट्रोल के जरिए। सेल्स में ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स या आयंस की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, और ये मूवमेंट होती है कुछ प्रोसेसेस से, और वो प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये होते क्या हैं, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, मींस जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी चीज की तो वो वहां से मूव होता होता उस जगह पर आ जाएगा जहां पर उस चीज की कंसंट्रेशन कम थी। और ये क्योंकि पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन दोनों में पॉसिबल है। लिक्विड और गैसेज इसके मीडियम है, ये सॉलिड्स में नहीं होती डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्सर सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होना, लेकिन ये कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते, जैसे कि सॉल्ट या शुगर है, उनको मेम्ब्रेन से पास आउट होना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक स्पेशल फॉर्म है डिफ्यूजन की, जो कि रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस करती है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स लेकर आता है, और उनकी शेप चेंज करने के बाद फिर वो उसको वहां से पास आउट होने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट कर देता है। बेसिकली ये डिफ्यूजन एक फैसिलिटेटेड बन जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके जो मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहलाएगी बल्कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। यहाँ हम लो से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, जहां हम हायर से लोअर पर आए थे तो हमने उसे डिफ्यूजन का नाम दिया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर पे जाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेल ऑर्गेनल्स हैं, कुछ सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनल्स जिनका डिफरेंट फंक्शन मौजूद है। सबसे पहले तो है साइटोप्लाज्म, जो कि बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर फिल होता है, और इसमें 90% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट भी डिसॉल्व इसमें मौजूद होता है। इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है ऑर्गेनल्स के साथ, और ये नरिश करता है सेल को सॉल्ट्स और शुगर्स और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस मौजूद है, जो कि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस कवर्ड होता है दो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, जिसका फंक्शन होता है न्यूक्लियस को सेपरेट करना उसके कंटेंट से, मींस के
साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देता है और इसमें कुछ न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करने में, जैसे कि आरएनए या प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में पास होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप ग्रैन्युलर फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक एग्रीगेशन होती है आरएनए की, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एक न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है और जो नॉन डिवाइडिंग सेल हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है नेटवर्क फॉर्म में, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स के अंदर फिर डीएनए या क्रोमैटिन नेटवर्क मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसकी भी दो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स मौजूद होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ फोर्स पर मुश्तमिल होती है, कुछ फोर्स यहाँ मौजूद हैं जिसे क्रिस्टी कहा गया है। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसके अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये फोर्स क्रिस्टी हैं और अंदर का जो सब्सटेंस है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ पावर। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जितनी भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जिम्मेदारी होती है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। इसकी भी डबल मेम्ब्रेन है, नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट एंड राउंड सैक्स। इसकी जो फोर्स हैं, होलो फोर्स या सैक्स, उन्हें सिस्टर्नी कहते हैं और ये लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म में और ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़ा हुआ मौजूद होता है। दो टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और ये इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, ऑयल्स या फॉस्फोलिपिड्स या स्टेरॉइड्स में, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटीन सिंथेसिस की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। मेनली सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार ये ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। इन्हीं की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हमें दिखता है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। देन गोल्गी बॉडीज हैं, इन्हें डिस्कवर किया था एक इटालियन फिजिशियन थे, कैमिलो गोल्गी। इसी पर इसका नाम गोल्गी अपरेटिस या गोल्गी बॉडीज रखा गया। इसका मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन्स को। जहां पर भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वहां से इसकी ट्रांसफरेंस का काम गोल्गी बॉडीज का होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यही प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये गोल्गी बॉडीज के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से होने के बाद ये फिर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। वैक्यूल्स जो है कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल में, बट बहुत छोटी होती हैं और एनिमल सेल में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका जो काम है सेल सेप कंटेन करना है लिक्विड फॉर्म में, जो कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना होता है वो लिक्विड, जो कि इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेजर ऑर्गेनल होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी सेल में ही पाए जाते हैं। ये साइट है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि सेल यूज करता है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। 3 तरह के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, जो कि हमें
फ्रूट्स में, फ्लावर्स में नजर आ रहा होता है कलर प्लांट्स का, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स, उनका कोई कलर नहीं होता। देन क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन जेल लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम मौजूद होते हैं। ये जो ग्रेनम है ये तमाम मिलकर थाइलाकॉइड बनाते हैं और इनके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। यही थाइलाकॉइड जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स कैरी करते हैं, क्लोरोफिल, और इन्हीं में फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ट्रैप होती है और सारा फंक्शन इसमें होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज का। टिश्यूज बेसिकली कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे टिश्यू कहा जाता है। एनिमल्स या ह्यूमंस में मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है वो 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज हैं। उनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कवर करते हैं बॉडी सरफेस को, lines the spaces inside the body or forms glands, outer layer of your skin। ये तमाम स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो भी, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी है। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को। ये डिफरेंट टिश्यूज को आपस में बाइंड करके रखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे कि टेंडन्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं वहां पर मौजूद होते हैं, बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करके रखने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास कार्टिलेज और बोन आ जाती है। कार्टिलेज आपका जो एयर है इसकी बोन कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन कहलाती है कार्टिलेज, और ये बहुत ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंसेस जो कि रेंज करते हैं सेमी सॉलिड टू फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। बोन जो है वो एक और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसे स्पंजी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट डेंस भी हो सकती है। ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स कुशन्स एंड स्टोर्स एक्सेस एनर्जी एंड फैट्स, एंड द ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू कंटेन्स द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड स्ट्राइप मसल्स होते हैं और ये स्केलेटल मसल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं बोन्स को टेंडन्स के साथ, जैसे कि आपके लेग्स या आपकी जो आर्म्स है उसमें स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। कुछ तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, न्यूक्लियस मौजूद है और इस तरह की स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है इन्हें। और कार्डियक मसल्स जो है वो सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, हमारी मर्जी से ये वर्क नहीं करते बल्कि ये इनवॉलेंट्री काम कर रहे होते हैं। स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो वॉल या जो वॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल है उसमें, या यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अनस्ट्राइप्ड होते हैं, बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये भी अनकॉन्शियसली ही वर्क कर रहे होते हैं। देन नर्वस टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और ये नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग इनका मेन फंक्शन होता है, मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी एक्टिविटीज में। देन प्लांट टिश्यूज हैं। प्लांट टिश्यूज बिल्कुल इसी तरह जैसे एनिमल्स में मौजूद थे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना या ट्रांसपोर्ट या रेस्पिरेशन। 2 मेजर कैटेगरीज हैं इसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, इन्हीं की वजह से सेल की ग्रोथ होती है, सेल जो है वो टॉल होता है या उनकी विड्थ इंक्रीज होती है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन की वजह से पॉसिबल होती है। इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि स्टेम या रूट में इंक्रीज का बाइस बनते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। मींस कि उनकी जो सेल की डिवीजन है वो या स्टेम की टॉप पर हो रही होती है या रूट की एंड पर हो रही होती है,
और जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो साइड्स ऑफ रूट्स या शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। मींस के ये जो डिवीजन है सेल्स की वो चौड़ाई में हो रही है, मींस के वो अपनी विड्थ में इंक्रीज हो रहा है। कोई भी सेल उसका जो स्टेम है वो चौड़ा होता जा रहा है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। देन परमानेंट टिश्यूज हैं। परमानेंट टिश्यूज जो है वो उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। जब उनकी डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है तब परमानेंट बन जाते हैं। और इसमें भी दो टाइप्स होती हैं परमानेंट टिश्यूज की, सिंपल परमानेंट और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज जो कि सिंगल लेयर सेल होते हैं, कवर करते हैं प्लांट बॉडी को और इसे बैरियर की तरह एक्ट करते हैं प्लांट के लिए। मींस के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका असर जो है वो प्लांट बॉडी पे ना पड़े, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के। प्रेजेंट होते हैं ये स्टेम या लीव्स पे, और ये प्रिवेंट करते हैं एक्स्ट्रा इवेपोरेशन ऑफ वाटर को, जो कि प्लांट बॉडी से बाहर ना निकल सके ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ऐसा होगा तो प्लांट बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ग्राउंड टिश्यूज हैं। ग्राउंड टिश्यूज सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हैं, और ये स्फेरिकल या फ्लैट होते हैं। इनकी वॉल्स जो है वो प्राइमरी वॉल्स बहुत थिन होती हैं और इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। लीव्स में अगर ये प्रेजेंट है तो इन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए साइट होते हैं, और अदर पार्ट्स में ये रिस्पायरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। देन सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इसे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। कॉलेनकाइमा टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम की और जो लीव्स की मिडरिप होती है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वहां, और जो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स हैं वहां पाए जाते हैं। और ये बहुत लंबे लंबे से इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनका फंक्शंस भी सपोर्ट करना होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को प्लांट के। और स्क्लेरेनकाइमा सेल ये सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लिग्निन से मिलकर बने होते हैं, और ये मोस्टली डेड टिश्यूज होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यूज बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स को। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाते हैं। These tissues are composed of more than one type of cell। एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इन्हें वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। जाइलम जो है उसका मेन फंक्शन जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वाटर और डिजोल्व मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना है रूट से लेकर एरियल पार्ट्स तक, और ये बॉडी को स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के होते हैं जाइलम टिश्यूज, वेसल्स और ट्रेकीट्स। वेसल्स जो है वो बहुत थिक होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हैं, जबकि इनकी एंड वॉल्स जो होती हैं वो नहीं होती, और ये एक दूसरे के साथ लॉन्ग ट्यूब से ज्वाइन होते हैं। और ट्रैकीट्स जो है वो सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बने होते हैं, एक दूसरे की एंडिंग्स को ओवरलैप कर रहे होते हैं। फ्लोएम सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, मींस के फूड की कंडक्शन में। और फ्लोएम सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स या कंपेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी सेल वॉल्स में, एंड वॉल्स में जो है वो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से और लंबी सीव ट्यूब्स बना लेते हैं। जैसे हमारी स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ आप लोगों ने देखी है, वही काम जो है वो सीव ट्यूब्स का होता है। एक के ऊपर एक सीव ट्यूब अटैच होती है, ज्वाइन होती है और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाती है। कंपेनियन सेल्स जो है वो पैरेन्काइमेटिस सेल से मिलकर बने हैं, नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। सीव ट्यूब हेल्प करती हैं कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स को, मींस जो भी फूड मटेरियल लीफ में बन रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो वहां से लेकर पूरी प्लांट बॉडी तक, जहां जहां जरूरत है प्लांट बॉडी को उस फूड की, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम टिश्यू। कॉपी वर्क के लिए हम बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बुक की एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने खुद से चैप्टर रीड करने के बाद उसे सॉल्व करना है। डेफिनेशंस हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस का है। 10 डेफिनेशंस given है। First one is exocytosis. Exocytosis is the process of moving materials from within a cell to the exterior of the cell. This process requires energy and is therefore a type of active transport. Exocytosis कहते हैं मटेरियल की मूवमेंट विद इन अ सेल टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ
जो मटेरियल सेल के अंदर मौजूद है वो मूव हो जाता है, वो मूवमेंट एक्सोसाइटोसिस कहलाती है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। वेसिकल्स, a bubble-like membranous structure that stores and transports cellular products and digests metabolic waste within the cell। एक बबल लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कुछ प्रोडक्ट्स को और डाइजेस्ट कर लेता है मेटाबॉलिक वेस्ट सेल के अंदर ही। Cartilage, firm rubbery tissue that cushions bones at joints. A flexible kind of cartilage makes up other parts of the body such as the larynx and the outside parts of the ears। बिल्कुल फॉर्म और रबरी टिश्यू होते हैं कार्टिलेज, जिन्हें सॉफ्ट बोन्स भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर के आउटर साइड पे। और जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स कहते हैं विंड पाइप को, जो हमारा विंड पाइप है वो कार्टिलेज बोन से मिलकर बना है। इट इज अ प्रोटोप्लाज्म टाइप सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल बॉडी आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ थिक फ्लूइड एंड क्रोमेटिन फाइबर। द नेक्स्ट वन इज साइक्लोसिस, द सर्कुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की सर्कुलेशन है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस आर श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। प्लाज्मोलिसिस कहते हैं श्रिंक हो जाना प्रोटोप्लाज्म का, जब सेल से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो सेल जो है वो प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में होता है। रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। Tissues are a group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. Magnification, the enlargement of an image is called magnification. Cisternae, one of the sac-like vesicles that comprise the endoplasmic reticulum. sac-like vesicles होते हैं जो endoplasmic reticulum जिनसे मिलकर बना होता है, उन्हें cisternae कहते हैं। Then we have the differences. Number one is prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cells don't possess membrane-bound organelles. Eukaryotic cells possess membrane-bound organelles, have no true nucleus, no nuclear membrane, consist of a true nucleus with nuclear membranes, consist of a single circular DNA, consist of multiple linear chromosomes in nucleus, small in size, large in size. Cell division occurs through binary fission. Cell division takes place through mitosis. The next one is mitochondria and chloroplast. Mitochondria are found in all eukaryotic cells. Chloroplasts are found in plant and algal cells, usually colorless, and chloroplast is green in color. Its shape is like a bean. Its shape is like a disc. Stores solar energy in the chemical bonds of glucose, convert into chemical energy as ATP, use carbon dioxide and water to build glucose, break down glucose into water and carbon dioxide. The next one is lysosomes and ribosomes. Lysosomes can be found only in eukaryotic animal cells and ribosomes can be found in both prokaryotic and eukaryotic cells. Enclosed by a membrane, and they are not enclosed by a membrane, composed of membrane and proteins and digestive enzymes, composed of rRNA and ribosomal proteins. Equally distributed in cytoplasm, found either bound to ER or remain scattering in cytoplasm, involved in intracellular digestion, involved in the translation of mRNA. Next we have short answering questions. So question number 1 is why mitochondria is called powerhouse of the cell. Mitochondria are cell organelles present in the eukaryotic cells. They are involved in the cellular respiration. They release energy from food. They generate energy-rich molecules ATP from cellular respiration, which is later used for other processes. Hence, mitochondria are called the powerhouse of the cell. Why iodine used to stain the onion peel? Iodine can stain not only starch but also enters the cell wall, cell membrane pores and can facilitate the staining of the nucleus, rendering it more visible under the microscope. Iodine can work as a stain on animal cells as well, causing the cell membrane and nucleus to appear more visible. Question number 3 is how electron microscope is different from simple compound microscope. Compound microscope uses glass lenses and electron microscope uses electromagnets, uses a beam of light to illuminate the object and uses a beam of electrons to illuminate the object. Internal vacuum is not required. Internal vacuum is essential.
magnifies the object about 2000 times. An electron microscope magnifies the object over 2 lakh times. Next question is why cell membrane is semi-permeable in nature? All living cells are surrounded by a double-layered membrane. This membrane is semi-permeable. It allows the movement of only selected molecules across it. How facilitated diffusion is different from active transport? Active transport is an active process, thus it requires energy, whereas facilitated diffusion is a passive process and does not require energy. Active transport uses carrier proteins. Energy is used to change the shape of the carrier protein. Facilitated diffusion uses both gated channel proteins and carrier proteins in transport. Facilitated diffusion is used for mainly large polar molecules which cannot cross the phospholipid bilayers as they are hydrophilic polar molecules. That is, active transport is used to transport molecules against their concentration gradient. Why cell is considered as the structural and functional unit of living things? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life's processes. Cells are the structural, functional, and biological units of all living beings. A cell can replicate itself independently, hence they are known as building blocks of life. After short answering questions, we have detailed answering questions. Number 1 is describe structure and function of nucleus with the help of diagram. Nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contains the genetic material. Here is the diagram of the nucleus. Nucleus is present in between the cell. It is covered by a nuclear membrane. Inside the nuclear membrane, nuclear envelope, a nucleolus is present, and the nucleoplasm, a fluid-filled cavity is present. Chromatin material is also present inside the nucleoplasm. The pores are present on the nuclear envelope and it is surrounded by endoplasmic reticulum. The nucleus is command center of a cell. This is because it contains the genetic material of the cell. Therefore, it consists of a number of structural elements which facilitate its function. The nucleus of a cell has a spherical shape. A nucleus diagram is very useful for studying its structure. Its structure consists of the following important parts. Nuclear membrane. This is an aspect of the nucleus that differentiates eukaryotic cells from prokaryotic cells. Furthermore, it is a structure of double layers. Moreover, it contains phospholipids. This forms the lipid bilayer nucleus envelope. Also, it contains nuclear pores. Nuclear pores are made up of proteins and through them, substances enter and exit the cell. Nucleoplasm, it is a type of protoplasm. Furthermore, it consists of enzymes, organic molecules and dissolved salts. Moreover, it acts as a cushion to protect the nucleolus and chromosomes. Also, it helps to maintain its shape. Nucleolus, this is the most important organelle. It is a dense structure which lacks its own membrane. Moreover, it breaks up during cell division but then reforms after mitosis. Its size depends upon the level of production of the ribosomes. Chromosomes, these are thread-like structures. They are made up of strands of DNA as well as histone proteins. Function. Nucleus perform many important functions. They are as follows. Nucleus helps in maintaining the security of the genes. It controls the function of the cells by regulating gene expression. It controls the heredity traits of the organism. It stores DNA, strands and proteins. The nucleus is the site of RNA transcription. It governs gene expression and also facilitates DNA replication. It also controls the synthesis of enzymes. Question number 2 is what is microscope? Describe types of microscope. Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or photographic images of objects too small to be seen with the naked eyes. Types of microscope. There are two microscopes are used in microscopy, that is light microscope and electron microscope. Light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. The magnification of a light microscope is formed by using a mixture of powers of the eyepiece and the objective lens. Electron microscope. Electron microscopes differ from light microscopes that they produce an image of a specimen by using a beam of electrons rather than a beam of light.
Electrons have a much shorter wavelength than visible light, and this allows electron microscopes to produce higher resolution images than standard light microscope. Electron microscopes can be used to examine not just whole cells but also the subcellular structures and compartments within them. A live cell cannot be imaged by electron microscope. There are two major types of electron microscopes, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. In scanning electron microscopy, a beam of electrons moves back and forth across the surface of a cell or tissue, creating a detailed image of 3D surface. In transmission electron microscopy, in contrast, the sample is cut into extremely thin slices before imaging, and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface. TEM is often used to obtain detailed images of the internal structures of cells. Question number 4 is describe fluid mosaic model of cell membrane. Also draw the diagram. Fluid mosaic model. S. J. Singer and G. L. Nicholson proposed the fluid mosaic model of the cell membrane in 1972. This model describes that phospholipid acting like matrix and conjugated glycoproteins, glucose and proteins together may float freely in the matrix. This model describes the structure of the cell membrane as a fluid structure with various protein and carbohydrate components floating freely in the membrane. All the exchanges between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. The cell membrane is selectively permeable to ions. For example, hydrogen, sodium, small molecules, oxygen, carbon dioxide, and larger molecules, glucose and amino acids, and controls the movement of substances in and out of the cells. It performs many important functions within the cells such as osmosis, diffusion, transport of nutrients into the cell, processes of ingestion and secretion. Here is the diagram of cell membrane. We can see that it is bilayer membrane. Glycoproteins and glycolipids are floating in this membrane. Are protein channels present which may allow some ions and smaller molecules to pass from it. Here our exercise of chapter number 4 comes to an end. I hope you will do your work neatly in your copies. Exams में जो भी objectives आएंगे वो आपके chapter से ही related होंगे. I hope this video will help you to complete your assignment. Thank you for watching. Allah Hafiz.